नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। ऐतिहासिक महिला आरक्षण पर लोकसभा की मुहर लग चुकी है, लोकसभा से पारित हो चुका है। विधेयक के पक्ष में 454 और विपक्ष में पड़े महज 2 वोट। और आप देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें ना, तो लोकसभा में 543 सीटें हैं टोटल, ये आप लोग याद रखिएगा। और लोकसभा सदस्यों की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट मतदाताओं जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। सरकार की तरफ से मुख्य भूमिका में दिखे अमित शाह हर आशंका का किया समाधान। कहा 2024 के आम चुनाव के बाद शुरू होगी जनगणना व परिसीमन की प्रक्रिया। देखिए जनगणना आप सभी जानते हैं कि 10 साल में होनी थी, लेकिन 2011 में हुई थी, 2021 में कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाई। हर 10 साल में होती है ना जनगणना। और देखिए पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। नियमित जनगणना की बात हो तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। और विपक्षी गठबंधन भी महिला आरक्षण में ढूंढ रहा है शक्ति। महिला आरक्षण पर हिंदी पट्टी के राज्यों में गर्म हो सकती है ओबीसी की राजनीति, यानी कि पिछड़ा वर्ग की। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समेत लोकसभा चुनाव में भी यह बन सकता है मुद्दा। और भारत में कमजोर नहीं है महिलाएं। निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए परिसीमन से जुड़ा और परिसीमन आयोग तय करेगा सीट आरक्षण का फार्मूला, ये भी कहा जा रहा है। अब आप लोगों को देखिए यही मास्टर स्ट्रोक होता है। अब विशेष सत्र बुलाया प्रधानमंत्री साहब इस सरकार ने, और आप देखते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक रख दिया सामने। अब आप में दम है तो आप विरोध करके दिखाइए, और अगर आप विरोध करेंगे तो कह देंगे कि ये महिला विरोधी है। तो आप देखिए कि इसीलिए आप देख रहे हैं कि 454 वोट पड़े पक्ष में, महज 2 वोट आप देखते हैं विरोध में पड़े हैं। और आधी आबादी लगभग आप देखते हैं महिलाओं की है, तो उन्हें उस हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। और आप देखिए महिलाओं को जब प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी, तो वो समझेंगी कि महिलाएं की समस्याएं क्या है, महिलाओं की उनका समाधान किस तरह से हो सकता है। अगले गणतंत्र दिवस पर राजकीय मेहमान हो सकते हैं जो बाइडेन। भारत क्वाड के अन्य देशों के प्रधानमंत्रियों को भी आमंत्रित करने की बना रहा है योजना। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति को व्यक्तिगत तौर पर किया गया था आमंत्रित। और देखिए एक और बात आपको बता दूं, क्वाड में कौन कौन शामिल है? अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल है, और आपको भारत देखने को मिलेगा। 4 देश इसमें शामिल हैं। वहीं G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 26 सितंबर 1999 में हुई थी। 2008 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ था पहला। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 21 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीकी संघ अभी जोड़ा गया है, ठीक है। 1 लाख मंदिरों में पूरे माह गूंजेगा विजय महामंत्र। देश भर के 1 लाख मंदिरों में पूरे माह विजय महामंत्र गूंजेगा। यह अपूर्व महानुष्ठान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव की श्रृंखला में समायोजित है। और इस महानुष्ठान के तहत नवनिर्मित मंदिर के भव्य गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 माह में पूर्व से आप देखिए विजय महापद का गान किया जाएगा। और आप लोग जानते हैं देखिए कि भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ठीक है। कनाडा सुरक्षित नहीं जाने वाले रहे सतर्क। ये आप देखते हैं कि अभी खालिस्तानी समर्थक जो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर था उसकी हत्या हुई है, उसका आरोप आप देखते हैं कि कनाडा भारत पर लगा रहा है। और दोनों देशों के रिश्ते बड़े बुरे होते जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को अत्यधिक सतर्कता बरतने को कहा है। कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों की वजह से उसकी सुरक्षा को बताया आप देखेंगे खतरा एक तरह से। यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहाँ देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ आप जाइए ये कनाडा आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका में, महाद्वीप में, ठीक है।
30 दिनों में शुरू होगा डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का पर अमल। इस वर्ष अगस्त में बनाए गए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल की प्रक्रिया 30 दिनों से में शुरू हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक 30 दिनों में एक्ट के नियमों को अमल के लिए जारी किया जाएगा। इसमें सांसद विधायकों के संरक्षण पर फिर से होगा विचार। पीवी नरसिंह राव के मामले में दिए गए फैसले को पुनर्विचार के लिए 7 जजों की पीठ को भेजा गया है। और सदन में आप देखिए वोट के लिए रिश्वत लेने वाले सांसद विधायकों को आपराधिक मुकदमे से छूट देने का मामला है। क्या था मामला ये? तो यह मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्य सीता सोरेन से संबंधित है। सीता सोरेन इस मामले में अभियुक्त हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2012 में राज्यसभा चुनाव में किसी एक निश्चित व्यक्ति के पक्ष में वोट देने की बदले रिश्वत ली थी। सीता सोरेन के खिलाफ इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया, लेकिन सीता सोरेन ने केस रद्द कराने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संविधान के अनुच्छेद 194(2) के तहत प्राप्त छूट का हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और इसके बाद आप देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते हैं सर्वोच्च अदालत है हमारी। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की गई थी। 1950 में स्थापना हुई थी इसकी, 28 जनवरी 1950 में। उदय निधि ने फिर उगला सनातन के खिलाफ जहर। द्रमुक नेता ने कहा कि सनातन के खात्मे से छुआछूत भी हो जाएगा खत्म। ये आप देख तमिलनाडु के नेता है और आप सभी जानते हैं कि जो तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री है ना, उनके बेटे हैं। और आप देखते हैं कुछ भी बोलते रहते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है। और आप देखिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई आपको देखने को मिली। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। M.K. स्टालिन यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। और आप देखते हैं कि हमारे देश की राजनीति ही चलती है धर्म जाति पर, इसलिए आप देखते हैं इस पर खूब राजनीति भी होती है। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी हुई है, जुड़ी हुई है। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पति को लगातार अस्वीकार करना बड़ी मानसिक पीड़ा है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने परिवार अदालत के तलाक के फैसले को रखा बरकरार। करवा चौथ का व्रत रखने से पत्नी ने कर दिया था इनकार। आजकल आप देखिए इस तरह के पारिवारिक मामले भी खूब चर्चा में आ रहे हैं। अब आप देखिए वही महिला आरक्षण पर सब बातें हो रही हैं। विरोध किसी ने नहीं किया है लगभग। आप देखिए सब कह रहे हैं कोई बस उसमें और सुधार करने की बात हो रहा है कि ST SC OBC वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण दे दीजिए या उनका आरक्षण बढ़ाइए, ये कहा जा रहा है। ये आप देखिए अपने दलों में भी महिलाओं को आरक्षण दे सकते हैं अध्यक्ष। ये आप देखिए 9% औसत प्रतिनिधित्व है महिला सदस्यों के राज्य की विधानसभा में। 13% राज्यसभा सांसद हैं महिलाएं, 42% महिला सांसद हैं बीजेडी की। और आप देखते हैं कि 39% सांसद महिला है TMC की, 14% महिला सांसद हैं भाजपा की, तो अच्छी बात है। और अभी 28 राज्यों में आप देखिए सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है, ये भी आप लोग देख लीजिए। इतना क्या कहेंगे आप लोग। स्वीडन और नॉर्वे में 46% जनप्रतिनिधि महिला हैं, दक्षिण अफ्रीका में 45%, ऑस्ट्रेलिया में 38%, फ्रांस और जर्मनी में 35%। और आप देखिए जनप्रतिनिधि महिलाएं। इन देशों में कानून बनाकर सीटें आरक्षित नहीं की गई, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टी में महिला सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। अगर आप देखिए हमारे यहाँ देश में पार्टियां ये करती तो आप देखते कि जरूरत ही नहीं पड़ती कानून की। महिला बिल पर चर्चा में आधी आबादी को बराबरी का दर्जा देने की गूंज आवाज उठ रही है। इसमें इस सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार, आरक्षण की अवधि बढ़ाना वैध है या नहीं। लोकसभा और विधानसभा में SC ST आरक्षण का 21 नवंबर को होगी सुनवाई। 104वें संविधान संशोधन की संवैधानिकता पर रखी पर आप देखते हैं कि 5 जजों की संविधान पीठ। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, देखिए आरक्षण का मतलब होता है कि सीटें रिजर्व कर देना, आरक्षित कर देना। आप लोग रिजर्वेशन करवाते हैं ना ट्रेन में, तो आपकी सीट आरक्षित हो जाती है वो, तो उसी तरह से आप लोग देखते हैं, जरूर याद रखा करिएगा।
क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी की कट ऑफ घटाकर की सुन, परीक्षा में शामिल सभी छात्र हो सकेंगे काउंसलिंग में शामिल। इसमें ये आप देखिए खूब राजनीति की खबरें भी होती रहती हैं और चर्चाएं भी होती रहती हैं। एनआईए ने खालिस्तान आतंकियों पर तेज की कार्रवाई घोषित किए नाम। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी की बात हो रही है और इसमें आप देखते हैं, आप सभी जानते हैं 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये सब आप देखते हैं कि हरविंदर सिंह संधू उर्फ रेदा, लखबीर सिंह, परविंदर सिंह खैरा उर्फ पट्टू, सतवीर सिंह उर्फ सत्ता, यदविन सिंह उर्दू ए उर्फ यादव, ये सब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, भारत पर ट्रूडो के आरोप शर्मनाक और निंदनीय है, अमेरिका विशेषज्ञ कह रहे हैं। इसमें आप देखते हैं, ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है। करेंगे आप देखें, एक सनातन धर्म के ललाट पर आज लगेगा एकात्म धाम का तिलक। ये मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य मूर्ति का आवरण। महामहोत्सव में उपस्थित रहेंगे 5000 साधु संत सन्यासी आचार्य व 1000 विद्वत जन। और ऐसा अति विशिष्ट है एकात्म धाम। 11 वर्ष की आयु वाले स्वरूप में विराजेंगे आदि गुरु शंकराचार्य। अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित की जाएगी ओंकारेश्वर नगरी। दूसरे चरण में 36 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा अद्वैत वन, जिसमें होंगे भारत भर के औषधीय पौधे। प्रतिमा अनावरण समारोह में आचार्यों का स्वागत केरल की संत परंपरा के अनुसार किया जाएगा। चलिए, तो यही सब आप देखते हैं कि हो रहा है, सब बातें हो रही हैं, चल रही हैं, तो ये जरूर याद रखा करिएगा। इसमें ये आप लोग देखें, संघ परिवार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर मंथन हो रहा है। अब आप देखिए, सब बढ़ रहा है, महिलाएं पढ़ लिख रही हैं तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो रही हैं, तो इनकी पार्टियों की, संगठनों की मजबूरी भी बनती जा रही है। इसलिए कहता हूँ शिक्षा बहुत जरूरी है। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 27 सितंबर 1925 की स्थापना हुई थी और आप देखिए कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे और कहते हैं कि पहले संघ अपने में महिलाओं को रखना ही पसंद नहीं करता था। तो ये सब आप लोग देखते हैं कि देखने को मिलेगा। व्रत त्योहारों की तिथियों को लेकर अब नहीं रहेगी भ्रम की स्थिति। सनातन धर्मावलंबियों के लिए काशी के विद्वान जारी करेंगे सर्वसम्मत तिथियां देंगे। अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद में भर्तियों की जांच सीबीआई को। 2022-23 में हुई स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट ने पाई गड़बड़ी की आशंका। कोर्ट ने कहा जिस प्रकार एक बाहरी एजेंसी को चुना गया वह संदेशपद है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखिए 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में आपको 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ये बिल्किस मामले में क्या दोषियों के पास माफी मांगने का मौलिक अधिकार है? ये आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है। ये आप सभी जानते हैं कि जो गुजरात दंगे हुए थे ना, उसी समय की ये बातें हो रही हैं। उसी में ये दोषी पाए गए थे 11। और अभी आप देखते हैं कि गुजरात सरकार ने समय से पूर्व रिहाई कर दी थी ना, तो दोबारा आप देखते हैं कि याचिका दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई चल रही है। और बिल्किस बानो एक महिला हैं, इनके साथ आप देखते हैं कि इनके परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई थी, इनके साथ बलात्कार हुआ था। 36,000 महिलाओं ने किया अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ महाराष्ट्र के पुणे में। पुणे दगडसेट गणपति पंडाल में देख सकते हैं आप लोग। कृषि और ग्रामीण आर्थिकी का आधार सशक्त कर रहा है आईआईएम लखनऊ। ये नाबार्ड के साथ मिलकर ग्राम आजीविका से जुड़े नवाचारों को सफल उद्यम बनाने में कर रहा है मदद। और एक बात और आप लोगों को बता दें, देखिए कि इस तरह की अगर खोजें होती हैं, इस तरह की अनुसंधान होते हैं, अच्छी बात रहती है। नाबार्ड के बारे में जान लीजिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक,
ये आप देखते हैं कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शीर्ष सहकारी बैंकों के समग्र विनिमय के लिए एक शीर्ष नियामक निकाय है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करेगा। ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं आपको। और आप देखिए निबंध लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, तब भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। स्वहित की आगे जनहित की चिंता करें दल, ये आप देखते हैं कि 1963 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो आखिरी पुस्तक पढ़ी वह हेनरी फोर्ड की माई लाइफ एंड वर्क थी। और आप देखिए कि 14 अक्टूबर 1963 को प्रधानमंत्री ने उस व्यक्ति को पत्र लिखकर इसके लिए धन्यवाद दिया और जिसने उन्हें यह पुस्तक पढ़ने के लिए दी थी। पत्र देखकर मुझे नेहरू का वह सद्व्यवहार अच्छा लगा। आज तो आप किसी बड़े नेता को कोई किताब देंगे तो वह ना तो धन्यवाद देगा और ना ही उसे पढ़ेगा। और आप देखते हैं ये परंपरा कम भी हो चुकी है किताबें पढ़ने की। लोग आप देखते हैं कि भूलते जा रहे हैं सब। बाद में संजय गांधी ने अपने नाना के सराहने से निकालकर उस पुस्तक को चाव से पढ़ा और इससे संभवतः उनमें आप देखिए भारत का हेनरी फोर्ड बनने की इच्छा जागी। संजय की कोई भी इच्छा बड़ी प्रबल हुआ करती थी। हेनरी फोर्ड अमेरिका के बहुत बड़े कार निर्माता थे। लाल बहादुर शास्त्री सरकार में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री इंदिरा गांधी ने रॉयज कारखाने में अप्रेंटिस के रूप में काम करने के लिए संजय गांधी को लंदन भेजा। काम सीखने के बजाय संजय समय से पहले वापस आ गए। इस बीच इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, पर कांग्रेस के पुराने नेताओं इंदिरा के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। राजनीतिक उथल पुथल के बीच 1969 में इंदिरा सरकार अल्पमत में आ गई क्योंकि कांग्रेस में विभाजन हो गया और 23 सांसदों वाली सीपीआई और इतने ही सांसदों वाले द्रमुक के बाहरी समर्थन से इंदिरा गांधी की अल्पमत सरकार चलने लगी। और उन दिनों सोवियत संघ का अस्तित्व कायम था और उसी अनुपात में देश में भाकपा का रौब दाब है भी। भाकपा के समर्थन से चल रही इंदिरा सरकार सरकारी मदद में से ऐसा कोई कारखाना नहीं लगवा सकती थी जिसके प्रबंधक निदेशक संजय गांधी हो, उनके बेटा हैं। भाकपा की ओर से सरकार पर कुछ अन्य दबाव भी इंदिरा गांधी महसूस कर रही थी और उससे वह चिंतित रहती थी। उधर कारखाने के काम को आगे बढ़ाने के लिए संजय का प्रधानमंत्री पर दबाव बढ़ता जा रहा था और गरीबी हटाओ नारे के कारण इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई थी। उन्होंने 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर और पूर्व राजाओं की पृथ्वी पर 22वीं सदी का समाप्त कर अपनी लोकप्रियता को ठोस रूप दे दिया। लेकिन इस लोकप्रियता के स्वामित्व को लेकर वह निश्चिंत नहीं थी। उन्होंने सोचा कि जल्दी इस लोकप्रियता को वोट में बदल लेना है और क्योंकि पता नहीं कल क्या होगा, और संभवतः इसलिए उन्होंने समय से 14 महीने पहले ही लोकसभा चुनाव करवा दिए। नतीजतन लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव अलग अलग होने की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। 1967 तक दोनों चुनाव साथ साथ होते थे, विधानसभाओं के और लोकसभा के। 1971 के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी नेतृत्व वाली कांग्रेस ने लोकसभा की 352 सीटों पर विजय प्राप्त की, यानी कि भारी बहुमत। और आप देखिए इसके पहले इंदिरा गांधी के पास सिर्फ 228 सीटें थी। इस बड़ी जीत के बाद इंदिरा सरकार ने कौन सा पहला महत्वपूर्ण काम किया, खासकर समाजवादी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए? यह शायद ही किसी को याद हो। इतना अवश्य है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर लिया और इसके प्रबंध निदेशक संजय गांधी बनाए गए। बाद में कारखाने को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया वह सब इतिहास में दर्ज है। और निर्धारित समय से पहले लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा के साथ इंदिरा गांधी ने देश को बताया था कि हमारी अलमज सरकार समाजवादी विकास के कार्यक्रमों को लागू करने में कठिनाइयां महसूस कर रही है, इसलिए समय पूर्व चुनाव कराना जरूरी है। उन दिनों सवाल उठे थे कि क्या अपने पुत्र के लिए कारखाना स्थापित करना समाजवादी विकास का कार्य है। आज की कांग्रेस को चाहिए कि वह एक साथ चुनाव कराने की मोदी सरकार की पहल का समर्थन करे, उससे वह 1970-71 की कांग्रेस की गलती का प्रायश्चित करेगा। यदि एक बार फिर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने लगे जैसा कि 1967 तक हुए तो उससे न सिर्फ सरकार और दलों के हजारों करोड़ रुपए बचेंगे बल्कि विकास के कार्यों में चुनाव आचार संहिता बाधा भी नहीं बनेगी। सवाल है कि आज कितने दल और नेता व्यापक जनहित की बातें सोचते हैं। संविधान निर्माताओं ने जब यह प्रावधान किया कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तो उनके दिल दिमाग में देश का व्यापक हित ही था। 1971 में आप देखिए उस क्रम के भंग हो जाने के बाद इस देश का बड़ा नुकसान हुआ
और 2014 के लोकसभा चुनाव में आप देखिए 30,000 करोड़ रुपए, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और इसी बीच हुए विधानसभा चुनाव में कितने रुपए खर्च हुए होंगे और उसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। कई बार तो आप देखिए चुनाव के कारण बोर्ड की परीक्षाएं टालनी पड़ती हैं और प्रतियोगिता परीक्षाएं भी रोकनी पड़ती हैं। अलग अलग चुनावों के पक्षधर यह तर्क देते हैं कि मतदाताओं का मिजाज अलग होता है, इसलिए उन्हें अलग से मतदान करने का अवसर मिलना चाहिए। 1967 के चुनाव नतीजे इस तरह की पुष्टि नहीं करते। 1967 में आप देखिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए। उस चुनाव के नतीजे कैसे थे? तब केंद्र में तो कांग्रेस को बहुमत मिल गया, पर 7 राज्यों में वह कांग्रेस हार गई थी। एक ही राज्य की एक ही मतदाता ने लोकसभा के लिए कांग्रेस को मत दिया तो विधानसभाओं के लिए किसी अन्य दल को। आज का मतदाता तो 1967 की अपेक्षा और भी सजग हो गया है। 1967 तक आप देखिए विधायक गढ़ क्षेत्र में भ्रमण कर अपने लिए वोट मांगते ही थे और अपने दल के लोकसभा उम्मीदवार के लिए प्रचार करते थे। 1975 में आपातकाल लगाने के पीछे भी इंदिरा गांधी का हित ही था। लोकसभा की उनकी सदस्यता की पुनर्वापसी तभी संभव थी जब आपातकाल लगाकर चुनाव कानून को बदल दिया जाए, उसी पिछली तारीख से लागू कर दिया जाए। उन्हें आपातकाल की भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि उन्होंने जनहित की अनदेखी की और आज जो दल एक साथ चुनाव की पहल का विरोध कर रहे हैं वे भी स्वहित के आगे जनहित को अनदेखा करने का ही काम कर रहे हैं। लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका नाम है सुरेंद्र किशोर के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया। पारदर्शिता अपनाए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। ये आर्टिकल मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। और डॉक्टर विजय अग्रवाल को आप लोग सुनते भी रहते होंगे। इन दिनों संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं। इन परीक्षाओं का परिणाम नवंबर या दिसंबर में आएगा। इसके बाद साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, फिर सफल अभ्यर्थियों के नाम सामने आएंगे। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को लेकर कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसद की स्थायी समिति ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सिविल सेवाओं में 70% से अधिक भर्तियां तकनीक और मेडिकल बैकग्राउंड से होती हैं। संसदीय समिति की यह रिपोर्ट अप्रत्यक्ष रूप से ही सही युवाओं के एक वर्ग की इस आरोप को जायज ठहरा रही है कि सिविल सेवा परीक्षा में सीसेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर उनके साथ भेदभाव कर रहा है। और इस समिति ने सिविल सेवा परीक्षा की पद्धति में कई सुधारों की सिफारिश की है, लेकिन उनमें 2 विशेष रूप से गौर करने योग्य है। एक तो आप देखते हैं कि समिति ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है और आप देखते हैं कि और इसमें आप देखते हैं कि डॉक्टरों की संख्या और इंजीनियरों की इसके चलते अन्य पेशेवर प्रभावित हो रहे हैं और आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। 2012 के बाद आप देखें बाद से सेवा में इंजीनियरों और डॉक्टरों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इसे देखते हुए संसदीय समिति ने संघ लोक सेवा आयोग के विशेषज्ञों की एक ऐसी समिति बनाने को कहा है जो इसे देखे कि सिविल सेवा परीक्षा में सभी परीक्षाओं को समान अवसर मिल पा रहा है या नहीं। संसदीय समिति के ये दोनों सुझाव गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ ही सीधे शब्दों में ना सही यह कहते हुए जान पड़ रहे हैं कि सिविल सेवा परीक्षा पद्धति में कुछ विसंगतियां हैं। संघ लोक सेवा आयोग सबके लिए समान अवसर की मूलभूत लोकतांत्रिक न्यायपूर्ण नीति का पालन नहीं कर रहा है। और निगवेकर समिति ने तो 2013 में साफ ही तौर पर सीसेट के पेपर को भेदभावपूर्ण बता दिया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आयोग ने इतने गंभीर आरोप पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि इसके विपरीत आप देखिए 2023 तक आते आते उस भेदभाव को चरम तक पहुंचा दिया। सिविल सेवा परीक्षा में टेक्नोक्रेट का दबदबा बढ़ने का मूल कारण स्वयं की उसकी योग्यता से अधिक उस सीसेट प्रश्न पत्र का लागू होना रहा है, जिसे प्रारंभिक परीक्षा के ही स्तर पर आप देखिए 2011 में शुरू किया गया था। यह प्रश्न पत्र पूरी तरह गणित के विद्यार्थियों के पक्ष में है। साफ है कि मानविकी विषयों के विद्यार्थी इस आरंभिक स्तर पर ही दौड़ से बाहर हो जाते हैं। अच्छा होता कि परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की अलग अलग पृष्ठभूमि पर तरह तरह के आंकड़े जारी करने वाला संघ लोक सेवा आयोग इसके भी आंकड़े जारी करता कि प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले कितने प्रतिशत परीक्षार्थी किन किन संकायों से होते हैं। ये आंकड़े इस भेदभावपूर्ण तथ्य की सतह पर लाभ पाते कि प्रारंभिक परीक्षा में बैठने वाले लगभग 75% युवा कला के तथा 25% युवा विज्ञान के होते हैं। मुख्य परीक्षा में आंकड़ों का यह स्वरूप इसके ठीक विपरीत हो जाता है। इसके मुख्य श्रेय जाता है सीसेट के पेपर को। सीसेट पेपर में आप देखते हैं कि कुल 80 प्रश्न रहते हैं, इनमें से 25 से 28% औसतन हर साल बोधगम्यता यानी कि कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। और हास्यास्पद बात यह है कि हिंदी में बोधगम्यता के अंतर्गत जो प्रश्न दिए जाते हैं वे मूल हिंदी ना होकर अंग्रेजी से अनुदित होते हैं और अनुवाद भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के जानकार से नहीं गूगल द्वारा कराया जाता है। हिंदी के किसी
हिंदी के किसी परिच्छेद को हिंदी के बजाय अंग्रेजी में समझना आसान होता है, बशर्ते थोड़ी थोड़ी बहुत बहुत अंग्रेजी आती है। सोचकर देखिए कि आप भाषा के बोध की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं। भाषा के अर्थ ज्ञान का नहीं और भाषा के बोध का यह परीक्षण किया जा रहा है। अनुवाद की भाषा से क्या यह सही और न्यायपूर्ण लगता है? क्या अनुदित शब्दों में शब्दों के अपने संस्कार एवं परिवेश उपस्थित रहते हैं? उदाहरण के तौर पर जनेऊ को अंग्रेजी में कैसे बताएंगे? फिल्म हम आपके हैं कौन का अंग्रेजी अनुवाद कैसे किया जाएगा? लेकिन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ ऐसा ही कर रहा है। क्या आयोग हिंदी एवं अन्य सभी भारतीय भाषाओं के परीक्षार्थियों की इस दुखती रग का कुछ उपचार करेगा? यह भी भेदभाव का एक ज्वलंत नमूना है। यूपीएससी से अनुरोध है कि वह देश को यह भी बताए कि ऐसे अभ्यर्थी कितने प्रतिशत हैं जो सीसेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। साथ ही यह भी जानकारी मिलनी चाहिए कि क्वालिफाई न करने वाले इन परीक्षार्थियों की शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है और इसके परीक्षा पद्धति अधिक पारदर्शी हो सकेगी। इसमें आप देखिए क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए और इसके लिए ठोस एवं व्यवहारिक तथ्य मिल सकेंगे। इसके साथ ही यूपीएससी के प्रति बढ़ रहे अविश्वास की भावना पर भी रोक आप देखिए लग सकेगी। संघ लोक सेवा आयोग को संसदीय समिति की उस सिफारिश पर भी गौर करना चाहिए जिसमें आप देखिए उसने कहा है कि परीक्षार्थियों से प्राप्त फीस और उसके व्यय के बारे में पारदर्शिता दिखाई जाए। यह सिफारिश इसकी और संकेत करती है कि समिति के सदस्य यूपीएससी की पारदर्शिता की नीति से संतुष्ट नहीं है। परीक्षार्थियों द्वारा अपनी किसी मांग के लिए आंदोलन करने तथा आयोग पर अविश्वास करके आंदोलन करने, इन दोनों में बहुत फर्क है। याद नहीं आ रहा है कि इससे पहले कभी इस संस्था पर पक्षपात का इतना अधिक गंभीर आरोप लगाया गया हो, किंतु आयोग मौन है और उसकी ओर से कम विचार करने का आश्वासन तो दिया ही जा सकता है। चलिए यहाँ भी आप देखिए कॉलम रहता है, ये भी देख लिया करिएगा। भीतर की खोज, मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना माना गया है और प्रभु ने मनुष्य को बौद्धिक एवं विवेक शक्ति से सुसज्जित करके इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र में भेजा है। चलिए ये भी देखते रहा करिएगा। ये आप देखिए कनाडा सरकार की जो शरारत है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसी के बारे में। वनों से रोजगार, औद्योगिक विकास और इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से उत्तराखंड सरकार दिसंबर में वैश्विक निवेशक सम्मेलन करने जा रही है और इसमें आप देखिए वन विभाग को भी 1,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य दिया गया है। यह पहली बार है कि जब निजी क्षेत्र के निवेशकों के लिए वन विभाग के दरवाजे भी खोले जा रहे हैं। इसे लेकर कसरत भी प्रारंभ हो गई है। विभाग ने वनों से रोजगार के दृष्टिगत निवेश के लिए 5 क्षेत्र चिन्हित किए हैं। इनमें पेरोल, चीड़ की पत्तियां, लिसा उत्पाद, इको टूरिज्म, औषधि पादप, कार्बन फाइनेंसिंग, ये सब शामिल हैं। मातृत्व अवकाश का लाभ, तो बीते दिनों उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने दैनिक वेतन के तहत काम करने वाली महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए उन्हें मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया है। अब प्रदेश में विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन के तहत काम करने वाली महिलाओं को भी सरकारी सेवाओं में काम करने वाली महिलाओं की तरह 26 हफ्ते तक मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। इस दौरान नियोक्ता उन्हें वेतन का भुगतान करेगा। महिलाएं समाज का एक अहम हिस्सा हैं। वर्तमान में खेल जगत से लेकर आप देखिए मनोरंजन तक और राजनीति से लेकर सेना एवं रक्षा मंत्रालय तक में महिलाएं आगे आकर नेतृत्व कर रही हैं। व्यापार के क्षेत्र में भी अपने को साबित कर रही हैं। अपनी काबिलियत के दम पर सफलता हासिल करने वाली महिलाएं आने वाली पीढ़ी की पेड़ा प्रदान करने का काम भी कर रही हैं। कामकाजी महिलाओं द्वारा अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कभी कभी नवजात शिशु के साथ अन्याय हो जाता है। वे चाहकर भी अपने बच्चे पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं। बच्चों की परवरिश में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए मोदी सरकार ने 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया और जो माँ और शिशु दोनों के लिए लाभदायक है। इसके बाद आप देखिए सरकार ने मार्च 2018 में मातृत्व लाभ कानून संशोधन 2017 अधिसूचित किया था। इसके तहत 50 या उससे अधिक कर्मचारी वाले प्रत्येक संस्थान के लिए अनिवार्य किया गया था कि उसके पास निर्धारित दूरी के भीतर पालना घर हो। साथ ही नियोक्ता महिला कर्मचारी को एक दिन में 4 बार पालना घर जाने की अनुमति हो अपने बच्चे के पास। और मातृत्व अवकाश देने का उद्देश्य नवजात शिशु की देखभाल करना, महिलाओं को कार्यस्थल पर आने और वहां बने रहने के लिए प्रोत्साहन करना। मातृत्व अवकाश के दौरान माँ अपनी और अपने बच्चे की से अच्छी देखभाल करने में सक्षम होती हैं। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि दैनिक वेतन के तहत काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहद खराब रहती है। मातृत्व अवकाश लेने के दौरान उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है और वे भी अपने शिशु के बेहतर भविष्य का सपना देखती हैं। और इन खास दिनों में भी आप देखिए वे अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करना चाहती हैं और उसे भरपूर स्नेह देना चाहती हैं ताकि उनका बच्चा बड़ा होकर अब देखिए अपने कर्तव्यों को समझ सके और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके एक तरह से।
और इसको देखते हुए आप देखिए उत्तराखंड सरकार द्वारा इन महिलाओं के हित में लिया गया फैसला सराहनीय है और इससे दैनिक वेतन पर नियुक्त हजारों महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अच्छी पहल है। यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, देख लिया करिएगा। ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम, नीति निर्माण में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। विगत लगभग 3 दशक से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पारित कर केंद्र सरकार ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। नई संसद भवन में सर्वप्रथम प्रस्तुत किए जाने वाले इस विधेयक से भारतीय राजनीति की न केवल तस्वीर बदलने की उम्मीद है, अपितु अधिनियम का रूप लेते ही यह विधेयक देश की राजनीति समेत सामाजिक आर्थिक नीतियों को भी व्यापक रूप से प्रभावित करेगा। इससे नीति निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिसके सकारात्मक परिणाम एक तरह से आप देखते आ सकते हैं। सामाजिक समरसता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। आरक्षण मिल चुका है, लेकिन याद रखिए अब उन्हें अधिकार भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके पति फैसला ले रहे हो। सुखीलाल जी से साक्षात्कार, खरी खरी तंज कसा जाता है। आपदा व मुख्यमंत्री का दान, ये हिमाचल प्रदेश में आप देख लीजिए। सनातन का अपमान सभी मुद्दों पर भारी है। ये सब आप देखते हैं कि राजनीति चल रही है, हो रही है खूब। डीपीडीपी पर 30 दिनों से शुरू होगा अमल। यूजर्स की सहमति से उनका डिजिटल डाटा इस्तेमाल कर सकेंगी कंपनियां, जो आपको बताया ना, उसी की बात हो रही है। पंचायत अस्पताल जैसे संस्थानों को मिलेगा अतिरिक्त समय, आप देखेंगे। और एशियाई विकास बैंक ने भारत की विकास दर के पूर्वानुमान को घटाया, आप देखते हैं। एडीबी की बात हो रही है, 6.4 से घटाकर 6.3 कर दिया है इन्होंने। एडीबी के बारे में आपको बता देता हूँ, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। एशिया डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका फिलीपींस में देखने को मिलेगा। बड़े शहरों में बिकवाली से 796 अंक टूटा सेंसेक्स है। और SJVN में से 4.92 हिस्सेदारी बेचेगी सतलज आपकी। सतलज जल विद्युत निगम। 10 अक्टूबर से शुरू हो गई बजट पूर्व बैठकें। EPFO से जुलाई में आप देखिए 18.75 लाख सदस्य जुड़े हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। iPhone 15 के लिए एप्पल को मिलेगा दोगुना ऑर्डर। साथ आए मिड डे और रिलायंस इंटरटेनमेंट, आप देखेंगे। मैसेज भेजना जितना आसान होगा व्हाट्सएप से खरीदारी करना। फिनटेक इंडस्ट्री में बड़े बूम की उम्मीद है। 2030 तक $200 अरब का हो जाएगा भारतीय फिनटेक उद्योग। दुनिया के वित्तीय सेवा राजस्व में कुल फिनटेक उद्योग की हिस्सेदारी मात्र 2% है। निवेशकों ने बॉन्ड म्यूचुअल फंड से अगस्त में आप देखिए 25,872 करोड़ रुपए निकाले हैं इसमें। खराब गुणवत्ता के मेडिकल उपकरणों से सेहत पर पड़ रहा है दुष्प्रभाव। आईपीसी ने 1 दर्जन कंपनियों के मेडिकल उपकरण की मान बदलने के लिए भेजा है, आप देखेंगे। ये 842 एडवर्स ड्रग्स रिपोर्टिंग निगरानी सेंटर्स हैं आईपीसी के देश भर में, आप देखेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत और ब्राजील की उस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का पुर्तगाल ने किया समर्थन। यूएनएससी की बात हो रही है, देखिए। और यूएन की बात करें तो आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशंस की बात होती है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। इसमें आप देखें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनमें आप देखते हैं कि चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इनके पास विशेष शक्तियां मिली हुई हैं, विशेष अधिकार हैं। अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो सभी को समर्थन होना चाहिए। अगर एक भी उसके विरोध में रहा तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। इसीलिए इसमें सुधार करने की बात होती रहती है। अमेरिका सैन्य प्रणालियों के उत्पादन के लिए भारत के साथ कर रहा है बातचीत, आप देखेंगे। फोटोवोल्टिक विद्युत परियोजना पर लगा चीन का ध्यान, कोयले से उत्पादित बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए। अजरबैजान आर्मीनिया के बीच युद्ध विराम पर बनी सहमति। अलगाववादी द्वारा हथियार डालने की घोषणा के बाद एक दिन पहले शुरू किए गए सैन्य अभियान को रोका गया। इसमें किंग्स चार्ल्स तृतीय फ्रांस के 3 दिवसीय यात्रा के लिए पेरिस पहुंचे हैं। कम वेतन को लेकर ब्रिटेन में डॉक्टरों की हड़ताल। पुतिन ने अक्टूबर में चीन यात्रा का न्योता स्वीकारा है।
अर्थ 60 पुरस्कार की अंतिम सूची में भारतीय कंपनी भी शामिल है। भारत में भूजल को बर्बादी से निपटने के कम काम करने वाले सौर ऊर्जा से संचालित उद्यम साइंस फॉर सोसाइटी ब्रिटेन के अर्थ 60 पुरस्कार 2023 के 15 फाइनलिस्ट में शामिल हुआ है। इसे इको ऑस्कर कहा जाता है। इस पुरस्कार की राशि 1 मिलियन पाउंड है और साइंस फॉर सोसाइटी की स्थापना 2013 में की गई थी। इसने किसानों की अधिक उपज संरक्षित करने और बाजार में लाने में मदद कर भोजन की बर्बादी, ग्रामीण गरीबी और लैंगिक असमानता से निपटने में अहम भूमिका निभाई है। और 2020 में प्रिंस विलियम की ओर से अर्थ 60 पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु और पर्यावरण समाधानों की खोज करना और उन्हें बढ़ाने में मदद करना है। एक तरह से अमेरिका चीन से संघर्ष नहीं चाहता है, बाइडेन साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए, बांग्लादेश के विरुद्ध जीत से ही बनेगी बात। भारतीय फुटबॉल टीम आज दूसरे मुकाबले में आज देखने को मिलेगा। मेजबान चीन के विरुद्ध पहले मैच में करारी हार के बाद आप देखते हैं एशियन गेम्स हो रहे हैं ना, उसी में हॉकी कप्तान हरमनप्रीत, मुक्केबाज लावलिना बोरगोहेन होंगी ध्वज वाहक। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तान हरमनप्रीत, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तान नहीं, महिला टीम की। और ओलंपिक पदक विजेता है मुक्केबाज लावलिना बोरगोहेन। अंतिम ने विश्व चैंपियनशिप को हराया पर सेमीफाइनल में हारी है। आप देखिए, युवा पहलवान है। डलास, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा में होंगी T20 विश्व कप मैच। आईसीसी कह रहा है, आईसीसी की बात करें तो किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे? दुबई अरब में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। रफ्तार, जोखिम और रोमांच से भरपूर मोटो जीपी में जीपी का अर्थ है ग्रांपी होता है। ग्रांपी एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है महान पुरस्कार। मोटो जीपी का सत्र हर वर्ष मार्च से शुरू होता है और समापन नवंबर में होता है। हर सत्र में आप देखिए 20 से 21 रेस होती हैं। भारत में पहली बार 20 से 24 सितंबर को इसका आयोजन हो रहा है। क्या है मोटो जीपी, इसके लिए नियम, बाइक की खासियत, ऐसे ही कुछ सवालों की जानकारी देती हैं आपको बताते हुए। ये आप देखिए, ये होते हैं वर्ग। मोटो जीपी 24, इसकी लैंप की दूरी आप देखते हैं किलोमीटर में 118.97 और रेड फ्लैग होने पर 18। मोटो 2 19 94.18 किलोमीटर और 14 आप देखते हैं। मोटो 3 17, ये आप देखते हैं कि लैंप कुल किलोमीटर में 84.27। बाइक को लेकर ये नियम है, क्या है ये आप देखिए, मोटो जीपी में रेस बाइक में 6 से अधिक गियर नहीं हो सकते। मोटो जीपी में प्रत्येक सवार के पास टीम द्वारा दौड़ के लिए तैयार की गई 2 बाइक होंगी। मोटो 2-3 में इस्तेमाल होने वाले सभी बाइक प्रोटोटाइप होंगे। मोटरसाइकिल उद्योग में उपलब्ध नवीनतम तकनीक का उपयोग करके प्रत्येक बाइक को हाथ से बनाया जाता है। ये 5 बार आप देखिए फ्रांसिस्को बनाया, 2 बार जॉर्ज मार्टिन और 2 बार मार्को वेच्ची, एलेक्स एस्पारगारो। इसमें आप देखें, ये सब देखते रहिए। ये आप देखिए चेकदार फ्लैग, इसे रेस खत्म होने पर लहराया जाता है। पीला झंडा आगे किसी तरह का खतरे का संकेत है। हरा झंडा कोई खतरा नहीं है। लाल झंडा एक्सीडेंट आदि घटनाओं होने पर राइडर्स को पिट पर वापस आना। नीला झंडा, इसका अर्थ है कि पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे दूसरे राइडर को ओवरटेक करने के लिए जगह देना। 3 बार उल्लंघन पर जुर्माना लगता है। पीला और लाल धारी झंडा, ट्रक पर तेल आदि फैल गया है। काले झंडे के बीच नारंगी गोला, राइडर की बाइक में कोई दिक्कत आ गई है, उसे वापस पिट पर जाना चाहिए। काला झंडा, राइडर को रेस से हटा दिया जाए, वह तत्काल पिट पर लौट जाए। रेड क्रॉस वाला सफेद झंडा, ट्रक से किसी हिस्से पर वर्षा हो रही है यानी पानी। चलिए, संसद के नए भवन में तकनीक की ताकत, सांसदों के लिए भाषा अनुवाद भी आप देखेंगे। और 65,000 वर्ग मीटर में निर्मित है यह भवन तकनीक, खूबियों के लोकतांत्रिक सौंदर्य से। स्मार्ट कार्ड, ये सब आपको 22 भाषाओं में AI अनुवाद की व्यवस्था की गई, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है ना भाषाएं। ये आप देखते हैं
CGPST भर्ती में चेयरमैन के कई करीबी रिश्तेदारों का चयन। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही, देख लीजिए। बड़ा पहली बार मस्तिष्कहीन सोने वाली जेलीफिश की खोज की गई। और आप देखिए 2017 में आज ही के दिन पहली बार शोधकर्ताओं ने प्रदर्शित किया गया मस्तिष्क के बिना भी नींद ली जा सकती है। विज्ञानियों ने एक खोज मस्तिष्कहीन कैसिओपिया नामक एक जेलीफिश में नींद जैसा व्यवहार देखने के बाद की थी, और जिसमें किसी प्रकार का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं था। परिणाम उत्साहजनक मिले। विलय के समझौते पर हस्ताक्षर पर भारत का हिस्सा बना मणिपुर। 1949 में आज ही के दिन मणिपुर के तत्कालीन शासक बोधचंद सिंह ने भारत के साथ विलय पर आप देखिए हस्ताक्षर कर भारत संघ का हिस्सा बनने की सहमति दी थी। शुरुआत दौर में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आखिरकार आप देखते 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए ये मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी है। नागालैंड, असम, मिजोरम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है इसकी। काठियावाड़ की रियासतों के विलय में ढेबर ने निभाई थी भूमिका। स्वतंत्रता सेनानी उच्चंग राय नवल शंकर ढेबर का जन्म 1905 में आज ही गुजरात के जामनगर में हुआ था। शिक्षा पूरी कर 1928 में बगालत करने लगे और 1936 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर बगालत छोड़े स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वह जेल भी गए। देश की आज़ादी के बाद काठियावाड़ की रियासतों के भारत में विलय में भूमिका निभाई। वर्ष 1948 में स्वराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और कई सुधार कार्य किए। वर्ष 1955 से लेकर 1959 तक वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वेबसाइट सर्वर पर हैकर के हमले को रोकेगा DDoS। MNNIT के वैज्ञानिकों ने तैयार किया मशीन लर्निंग आधारित एप्लीकेशन। स्थिति अनुसार निर्णय लेने में सक्षम है। चलिए, और 4 प्रकार के आप देखते हैं कि हमले करते हैं हैकर। DDoS हमले 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आप देखिए SWINE अटैक में हमलावर बड़ी संख्या में कनेक्शन खोल देते हैं। इसके अलावा UDP फ्लड अटैक में नेटवर्क पैकेट UDP पैकेज भेजकर सर्वर को धीमा करते हैं। ICMP भी एक नेटवर्क पैकेट है जिसका प्रयोग फ्लड अटैक में किया जाता है। और साथ ही HTTP फ्लड अटैक भी सर्वर को धीमा कर देता है। कुवैत में चीनी संस्कृति की झलक आप देखिए। कुवैत में ग्रीष्मकालीन उत्सव के दौरान कुवैत सिटी के यरमुक कल्चर सेंटर में अपनी कला की प्रस्तुति देते चाइनीज एथनिक ग्रुप के सदस्य। और इस उत्सव के मौके पर अलग अलग देशों के आर्टिस्ट ग्रुप अपनी मनमोहक प्रस्तुति से लोगों का ध्यान खींचते हैं। सोरायसिस के गंभीर मरीजों को दिल की बीमारी का अधिक खतरा बताया जा रहा है। दंत स्वास्थ्य से कम हो सकता है सिर, गर्दन का कैंसर शोध कह रहा है। ये आप देखिए आंवले की जीनोमिक संरचना का लगाया पता है। IISER के शोधकर्ताओं का दावा, पहली बार हुआ प्रयोग। शोध से आंवले की बेहतर किस्मों को विकसित करने में मिलेगी मदद। गिलहरी की वजह से गुल हुई हजारों घर की बिजली। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है। उपकरणों से छेड़छाड़ किया गया गिलहरी के द्वारा। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लिया करिएगा, पसंद हुआ करें तो। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सुझाव हो मेरे लिए, सवाल हो तो आप लोग भेज सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। मेहनत करते रहिए आप लोग और पढ़ते रहिए, ठीक है।